मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल आज आपके बीच में फिर एक नई क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आज हमारा टाइटल है पशुओं में विशेषताएं एवं आवास। जो भी हमारे एनिमल हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से हैबिटेट है, मतलब उनके आवासों के बारे में और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या गुण हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से अनुकूलन हैं जिनके माध्यम से वह अपने आप को सेटअप करता है, पशु हो चाहे कोई अन्य जीव हो। तो अनुकूलन क्या चीज़ होती है? जिन विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब उसके पास इतनी पावर आ जाएगी, ऐसा वो अपने आप को योग्य बना लेगा, जिसके कारण वो वहाँ पे अडेप्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, मतलब अनुकूलन स्थापित कर लेता है। उसके बिना वो सेट नहीं करता अपने आप को। तो विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को किसी विशेष आवास में रहने में सक्षम बनाती है, मतलब पावर देती है। इतनी उसके पास कैपेसिटी आ जाती है कि वह उस आवास में विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप को वहाँ रख सकता है। उसी को क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे। ये दूसरी टाइप की डेफिनेशन होगी। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश में के प्रति अलग अलग रूप में अनुकूलित होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे हम बात करें मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं। जैसे ऊँट की बात करें, ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायक होती हैं। मतलब उनका शरीर इस तरीके से बन जाता है। मछली किस में रह सकती है? पानी में रह सकती है। ऊँट कहाँ रह सकता है? मरुस्थल में रह सकता है। अगर ऊँट को पानी में रखेंगे तो नहीं रह पाएगा, और मछली को मरुस्थल में रखेंगे तो नहीं रह पाएगा। ये इनकी हैबिट। इसके बाद में अगर मछली के शरीर की बात करें तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। अब ये स्ट्रक्चर बार बार आगे आएगी तो यहीं से ठीक से याद कर लेना। शरीर धारा रेखीय है। मछली की यह आकृति उसे जल के अंदर विचरण करने में सहायक है। तो धारा रेखीय से क्या फ़ायदा मिलेगा? विचरण में। मछलियों का शरीर चिपके शल्कों से ढका, मतलब उसके शरीर पर क्या मिलते हैं? शल्क मिलते हैं। ये शल्क क्या करते हैं? मछली को सुरक्षा देते हैं। ये आंसर होगा। शल्क से क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। धारा रेखीय होने से क्या पानी में विचरण गति में सहायक होगा, तो उसे जल में सुगम गति करने में सहायक है। ऐसे ही मछली के पंख व पूँछ की बात करें, चपटी होती हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन, ये आंसर होगा। दिशा परिवर्तन और संतुलन, पंख व पूँछ क्या काम करेंगे? उसको दिशा देंगे और संतुलन बनाए रखेंगे। चौथी चीज़ है मछली में गिल, मतलब कलोम बोलते हैं अंग्रेजी में, जो किस में सहायक है? श्वसन में, श्वास लेने में। तो चार चीज़ें आई हैं इसमें। मछली के शरीर का डिज़ाइन कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, जो उसको विचरण में पानी में सहायक है। शल्क है वो क्या करेंगे? सुरक्षा गति में। पंख व पूँछ क्या करेंगे? संतुलन व दिशा निर्देश के लिए। गिल या कलोम क्या काम करेंगे? श्वास लेने में। तो ये चार चीज़ें थी इसमें। इसके बाद में अगर बात करें ऊँट की, ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती हैं। ऊँट के पैर लंबे, ये क्या काम करेंगे? जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर, ये फ़ायदा मिलेगा। अपने आप अनुकूलित हो गया ऐसे कि जैसे जैसे वहाँ पे रहते हैं, जैसे जिराफ की बात करते हैं, ऊँट की बात करते हैं, उनके पैर यहाँ पे लंबे हैं तो रेत में जो गर्मी हो रही है उससे वो दूर रहेगा। ऐसी और बात करें ऊँट की, ऊँट में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा, मतलब पानी निकलना शरीर से बहुत कम होता है तथा मल शुष्क होता है। ये इसकी नेचर है, मतलब पानी की कमी नहीं आएगी, पानी की कमी नहीं आएगी दोनों कंडीशन से। मल से भी पानी की कमी आती है, पसीने से भी पानी की कमी आती है, वाष्पोत्सर्जन से भी पानी की कमी आती है। तो उनको पसीना भी नए के बराबर आता नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी अनेकों दिन तक रह सकता है, बिना पानी पिए भी रह सकता है। ये इसका करैक्टर है। तो ये हमने दो चीज़ों का अनुकूलन पढ़ा, एक तो मछली का पढ़ा है और एक हमने किसका पढ़ा है? ऊँट का पढ़ा है। इसके बाद में अगर हम बात करें पर्यानुकूलन, ये क्या चीज़ होती है? वो अनुकूलन था, ये पर्यानुकूलन है। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। मतलब अनुकूलन तो था, अब उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं।
अपने परिवेश में जहाँ पे वो रह रहा है उसमें कुछ परिवर्तन के कारण सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए क्या चेंजिंग आते हैं, मतलब परिवर्तन होते हैं, उसको प्रियनुकूलन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी पहले। एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक से कहीं ऊंचे क्षेत्र में चले जाएंगे तो क्या हो गया? कहाँ रह रहे थे? मैदानी क्षेत्र में रह रहे थे, अचानक से कहाँ चले गए? ऊंचे पहाड़ों पे चले गए हैं। तो हमें कुछ दिनों के लिए क्या है, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, शारीरिक व्यायाम में असुविधा होगी, पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, ये दिक्कत आएगी। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय वातावरण के प्रति अपने आप को क्या ढाल लेता है। स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बाद की बात कर रहे हैं। अतः हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? प्रियनुकूलन कहलाते हैं। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है इसकी। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन के कारण है, लंबे समय तक अनुकूलन में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। तो ये उसका विलोम हो गया। ये अब पशुओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है पशुओं की विशेषता और आवास, दो टाइटल रहेंगे इसमें। सबसे पहले विशेषता की बात करें तो शारीरिक संरचना की बात करें हम इसमें, तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो रीढ़ की हड्डी वाले, एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले। ज़्यादातर जानवर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। इन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो किसका निर्माण करता है? उत्तक, टिश्यू बोलते हैं जिसको, उत्तक का निर्माण करता है। ये तो शारीरिक संरचना की बात हुई इसकी। इसके बाद में अगर हम बात करें पोषण की, शारीरिक संरचना की विशेषता की बात होगी है। उसके बाद में पोषण की बात करें, जानवर विषमपोषी होते हैं, यानी ये जीवित और मृत दोनों तरह के कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। मांसाहारी भी, शाकाहारी भी, सर्वाहारी भी, परजीवी भी कैटेगरी है इसकी। तो ये पोषण की बात होगी। पोषण मतलब विषमपोषी, मतलब अलग अलग चीज़ें खा सकते हैं। प्रजनन की बात करें, ज़्यादातर जानवर यौन तरीके से क्या करता है? अपने प्रजनन करता है, संतति को बढ़ाता है। शारीरिक योजना की बात करें, रूपात्मक, विकासात्मक होती है। जानवरों को समूह में वर्गीकृत करना क्या कहलाती है? शारीरिक योजना। जानवरों को समूह में क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकृत करना क्या कहलाएगा? शारीरिक योजना। इसमें क्या होता है? जानवरों की शारीरिक योजना सम्मित होती है, मतलब इक्वल, मतलब बराबर दोनों साइड से, यानी उनके शरीर के अंग एक अक्ष एक साथ रूप से वितरित होते हैं। जैसे हम पूरे शरीर को अगर हाफ पार्ट कर देंगे तो इधर वाला और इधर वाला दोनों पार्ट क्या होंगे? सेम। उसको क्या बोलते हैं? सम्मित संरचना बोलते हैं, शारीरिक योजना है। तो ये 4 करैक्टर आए हैं इस स्लाइड में। 5वें करैक्टर की बात करें तो इंद्रियां, जिनसे हमें क्या होता है? आवेग मिलता है। स्तनधारियों में दृष्टि के लिए आँख, ध्वनि के लिए, उसके बाद में श्रवण के लिए, सुनने के लिए, स्वाद के लिए जैसे जीभ है, टच के लिए इंद्रियां काफ़ी विकसित होती हैं। ये हमारी इंद्रियों की क्वालिटी है, हम हो चाहे पशु हो, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में प्रजातियों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दुनिया में 7 मिलियन से भी ज़्यादा पशुओं की प्रजातियाँ मिलती हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से? स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीड़े। ये 5 भागों में बांटा गया, ये जातियों का नाम हो गया। इसके बाद में 7वीं जो विशेषता है, सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम कम से कम 10-12 स्लाइड पढ़ेंगे। इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये हमने वन्य जीव में संरक्षण में भी पढ़ा, वहाँ तो शॉर्ट में पढ़ा, यहाँ पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के अनिवार्य हिस्सा है और इन्हें संतुलित करने में मदद करते हैं। एक प्राकृतिक इकाई है इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिक तंत्र की एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीव और उनका वातावरण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पर्यावरण की इसको क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये टेंसले कोई साइंटिस्ट था जिनने इकोसिस्टम के बारे में बताया। इसके बाद में ओडम ने विस्तार से, तो 2 साइंटिस्ट आ गए, एक तो ओडम है और एक टेंसले। टेंसले ने तो इसके तंत्र के बारे में, शब्द के बारे में बताया, और ओडम ने डिटेल में इसकी स्टडी की। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र भी बोलते हैं इसको। तो इसके डिटेल पे जाएंगे हम। पारिस्थितिकी, वो पारिस्थितिकी तंत्र लिखा था, ये क्या है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। जब भी लॉजी शब्द आएगा ना, इको मतलब इन्वायरमेंट के साथ जंतुओं की स्टडी होगी। लॉजी का मतलब क्या? अध्ययन करना। वातावरण के साथ उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी।
पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? रिटर नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद में इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? ओडम पीछे भी आए थे। भारतीय जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण में जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाती है, अर्थात जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ये देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है, अध्ययन अध्ययन। जब भी ये लॉजी वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है अध्ययन करना। ये लॉजी को हटा देंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा वही। इसके दो प्रकार हैं, स्वयं पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। स्वयं का मतलब क्या है? एक ही प्रजाति का पर्यावरण के साथ अध्ययन करना। सम में क्या है? अलग अलग प्रजातियों का। ऊपर वाले में क्या था? एक ही था, इसमें क्या है? अलग अलग प्रजातियों का पर्यावरण के साथ अध्ययन। इसके बाद में जीव क्या चीज़ होती है? पर्यावरण की इकाई को जीव कहते हैं। ये एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनका जीवन चक्र भी होता है, लाइफ साइकिल। जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें प्रजातियों के प्रकार, कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं? यहाँ पे देखो ये 4 नाम लिखे हैं। एंडेमिक मतलब क्षेत्र वाले, कीस्टोन, थर्ड है अम्ब्रेला, फोर्थ है सूचक। तो एंडेमिक कौन सी होती हैं? ये जीव निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। कोई क्राइटेरिया मान लिया जैसे, उसको एंडेमिक बोलेंगे। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, न्यूजीलैंड का कीवी, ये इनके क्या है? नेशनल एनिमल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मिलता है? कंगारू, मतलब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। ये इंडिया में नहीं मिलता है। जैसे अगर ये ऊँट की बात करें, जैसे इंडिया में मिलता है। न्यूजीलैंड का जो कीवी है ये क्या है? फिक्स उसी एरिया में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब क्या होगा? एंडेमिक। सेकंड है कीस्टोन। इन जीवों की तंत्र में संख्या कम होती है, लेकिन तंत्र पर प्रभाव उनका क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। संख्या तो कम है। जैसे हम बात करें शेर की, लोइन की बात करें, टाइगर की बात करें, बाघ की बात करें, इनकी संख्या तो क्या है? कम है। लेकिन ये कीस्टोन है, मतलब क्या? ये की है, मतलब इसकी क्या है? कुंजी है। इसका मतलब क्या है? जड़ है। प्रभाव उनका सबसे ज़्यादा है। थर्ड है अम्ब्रेला, वह समूह जिसको बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए जाते हैं। जैसे गोडाउन की बात करें, इसको अम्ब्रेला प्रजाति बोलेंगे। सूचक किसको बोलेंगे? वह समूह जो पर्यावरण की विशेष स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें, जल प्रदूषण का सूचक है। ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं पेपर में। आपसे पूछे कि जल प्रदूषण का सूचक बताओ, तो आंसर क्या आएगा? ई कोलाई आएगा। लाइकेन क्या चीज़ है? वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल, यहाँ पे लाइकेन शैवाल। व सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसका? ये भी प्रदूषक का सूचक है। तो 3 सूचक हो गए, जल का, वायु का, प्रदूषण का, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 4 इसमें मेन प्रकार थे। इसके अलावा कुछ नोट में लिखा हमने यहाँ, विशेष क्षेत्र स्पीसीज कौन सी होती हैं? चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, कि वह स्पीसीज जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं, तो उसको विशिष्ट या विशेष क्षेत्र वाली जाति बोलेंगे। तो ये जातियों के प्रकार थे। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे लगभग एक क्वेश्चन आने के चांस है। बहुत ही इसको आराम से ठीक से समझना है। समुदाय क्या जो चीज़ होती है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रही विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ क्या कहलाएगी? समुदाय कहलाएंगी। कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे पीछे प्रजाति की बात हो रही थी ना, एंडेमिक वाली बात है यहाँ पे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रही विभिन्न जीवों, मतलब यहाँ पे कई एक साथ हो जाएंगे, तब क्या बन जाएगा? समुदाय, समाज की तरह। समुदाय में जीवों के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो ये मैंने 3 भागों में बांटा गया है। देखो यहाँ ठीक से देखना। पहले सबसे पहले फर्स्ट लिखा है सकारात्मक, सेकंड लिखा है नकारात्मक, थर्ड लिखा है प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन। तो पहले इन तीनों को आगे कितने भागों में बांटा, ये स्टडी करना है यहाँ पे। फर्स्ट को ए और बी, सेकंड को सी और डी, थर्ड का कोई पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट के 2 नाम लिखे हैं, देखो यहाँ पे सहजीवी, सहभोजिता। सेकंड वाले नकारात्मक के 2 नाम लिखे, परजीवी और सहजीविता। सहजीवी किसको बोलेंगे? सबकी ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी है, ठीक से इसको याद करना है पहले। सहजीवी वो होंगे, सह मतलब साथ, जीवन यापन करने वाले, मतलब दोनों को लाभ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सहभोजिता, साथ में तो हैं लेकिन लाभ एक को है, दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी। यहाँ तो क्या दोनों को लाभ है, तो इसमें क्या एक को लाभ, दूसरे को लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। थर्ड, अगर हम नकारात्मक की बात करें, ये तो पॉजिटिव बात थी,
मतलब लाभ का जिक्र था। नकारात्मक में क्या होगा, यहाँ पे हानि की चर्चा होगी। सकारात्मक में लाभ की चर्चा, नकारात्मक में हानि की चर्चा। नकारात्मक मतलब परजीवी और सहजीविता, ये सहभोजिता है, ये सहजीविता है। एक को लाभ दूसरे को हानि, यहाँ पे 50-50 है। और यहाँ पे क्या है, सहजीविता में क्या है, एक को तो हानि दूसरे को न लाभ न हानि, मतलब लाभ न के बराबर। और कंपटीशन की बात करें तो हमेशा क्या होता है, कोई भी टक्कर होती है तो एक जीतता और एक हारता है ना, तो एक को तो लाभ निश्चित है, एक तो जीतने वाला है, एक हारने वाला है, तो एक को लाभ होगा और एक को हानि होगी। तो ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक से इनको समझना है इनके वर्डिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लिखे मैंने नीचे। जैसे सहजीवी की बात करें तो जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो लेग्यूमिनसी पादप, इसमें नाइट्रोजन 78% होता है, दोनों को लाभ मिलता है। एक वहाँ पर विकास करता है, एक को यहाँ नाइट्रोजन मिलती है। लाइकेन में क्या होता है, शैवाल व कवक होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। माइकोराइजा में कवक व उच्च पादप होते हैं, जिसमें साइकस एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ दोनों को लाभ, इसमें दोनों को लाभ, इसमें दोनों को लाभ। सहजीवी में दोनों को लाभ होगा। सहभोजिता की बात करें, जैसे अधिपादप मतलब आरोही पादप, जैसे एग्जाम्पल का बेल। बेल को क्या है, लाभ मिले न, दूसरे को लाभ मिले न मिले, लेकिन बेल को लाभ मिलता है क्योंकि बेल उसके ऊपर अपना जीवन यापन करती है। परजीवी की बात करें तो एक को लाभ है दूसरे को हानि है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, परजीवी को हमेशा लाभ होता है, और जो पोषक होता है, जो आधार होता है, उसको क्या होती है, हानि होती है। इसके दो रूप हैं, बाह्य परजीवी हो सकता है, एक आंतरिक परजीवी हो सकता है। बाह्य परजीवी शरीर के ऊपर रहता है, आंतरिक परजीवी शरीर के अंदर रहता है। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मानव के साथ जूं, अमरबेल के साथ कोई अन्य प्लांट, और मानव के साथ मछली, ये तो क्या होगा, मानव के साथ मलेरिया। ये अंदर, ये क्या है, बाहर। एक को लाभ, एक को हानि। सहजीविता की अगर हम बात करें तो एक को हानि होगी, दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी। बबूल के पास दूसरा पादप का विकास नहीं होता, तो लाभ तो इसको भी नहीं हो रहा है, इसको भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक को तो हानि निश्चित है, मतलब उसके जो पास है उसको तो क्या है, हानि है। कोई भी दूसरा प्लांट है, जैसे मतलब कोई फसल है, इसको तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। बबूल को न लाभ होगा न हानि होगी, अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे ही कंपटीशन में है सेम। तो ये हमारी स्लाइड थी, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट लिखी हैं, जो यहाँ मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं अलग से, इनको ठीक से देखना। ए सी के साथ कनेक्टिविटी है, बी की डी के साथ है, और सी की थर्ड के साथ है। यहाँ मैंने संकेत डाले हैं। अगर ऊपर जो साइन है ना, वो तो है लाभ का, नीचे जो साइन है वो साइन है हानि का, और ऐसे लेफ्ट राइट है, न तो लाभ है न हानि है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ है, सहजीवी का कनेक्शन है परजीवी के साथ। बी का डी के साथ, बी क्या है, सहभोजिता और सहजीविता, और सी का कनेक्शन परजीवी का प्रतिस्पर्धा के साथ है। तो यहाँ देखो, अगर इतना बॉक्स भी आपने याद कर रखा है तो भी आप उत्तर बता सकते हो। ये ऊपर जो एरो जा रहा है वो क्या है, लाभ का है। ए और सी, सहजीवी और परजीवी, ए को दोनों को लाभ है। ये पहले वाला है, ये क्या है, दूसरे वाला है। पहले को भी लाभ है, दूसरे को लाभ, दोनों को लाभ। सी में क्या है, पहले को लाभ है, दूसरे को क्या है, हानि है। यहाँ क्या है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, लाभ है। बी को तो, बी में जो पहला होगा, पहला जो होगा उसको तो लाभ, और दूसरे को न लाभ न हानि। डी की बात करें तो एक को तो हानि, दूसरे को न लाभ न हानि। सी और थर्ड की बात करें, एक को लाभ, एक को हानि, एक को लाभ, एक को हानि। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके बाद में अगर हम बात करें जैविक घटक, मतलब सजीव वाले घटक कौन से होते हैं, 3 रेंज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये 3 नाम हिंदी वाले ठीक से याद रख लेना। ये अंग्रेजी का नाम है ट्रांसड्यूसर, इसको कंज्यूमर कहते हैं, इसको अपमार्जक, मृतोपजीवी भी कहते हैं। जो उपभोक्ता होता है उसके 3 रूप है यहाँ पे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक को शीर्ष वाला भी बोलते हैं, मतलब लास्ट वाला बोलते हैं। उत्पादक को स्वयंपोषी कहते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद बनाएगा, स्वयं का पोषण खुद बनाएगा। उपभोक्ता मतलब विषमपोषी है, सब कुछ खाता है। जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देंगे, मतलब पादप जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे भोजन बनाता है। ऐसे नील शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया की सहायता से, सुनहरा शैवाल है, सब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अपवाद है इसमें, जैसे अमरबेल पीछे आया था अभी हमारा, जिसको कसकुटा भी कहते हैं, उत्पादक नहीं है ये,
न इनमें प्रकाशन की क्रिया होती है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के 3 प्रकार देख सकते हो। उपभोक्ता के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। पहले वाले में क्या लिखा है, भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता किस पे डिपेंड होते हैं, पीछे वाले पर, मतलब जो भोजन बनाता है उत्पादक पर। 3 कैटेगरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से किससे ले रहे हैं, उत्पादक से ले रहे हैं, मतलब पीछे वाली पीढ़ी से ले रहे हैं, उत्पादक से ले रहे हैं। जैसे शाकाहारी जीव, गाय की बात करें, बकरी की बात करें, हिरण की बात करें, खरगोश की बात करें। सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलेगा, प्राथमिक वाला उपभोक्ता से लेगा, उत्पादक से लेगा, द्वितीयक वाला प्राथमिक से लेगा, तृतीयक वाला दोनों से लेगा। जैसे घटपर्णी प्लांट है, नेपथीज है, यूटेकुलेरिस है। थर्ड वाले तृतीयक की बात करें, जो अपना भोजन किससे ले रहे हैं, प्राथमिक व द्वितीयक से लेते हैं, तथा ये अन्य जीवों का शिकार भी करते हैं, जैसे उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी, जैसे शेर, बाघ हुआ इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें अपघटक, मतलब अपमार्जक, मर्तोपजीवी, इन्हें इकोसिस्टम का मित्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं क्यों कहते हैं इसको मित्र, क्यों कहते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि इनके द्वारा खनिजों का पुनः चक्रण किया जाता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में तोड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, यहाँ पे हम बात करें जीवाणु, फंगस है, और क्या प्रोटोजोआ है, एल्मंथीज है, जो पेट के कीड़े हैं। अपघटक, अपमार्जक, जो थर्ड कैटेगरी थी हमारी जैविक में, अपघटक, अपमार्जक और मर्तोपजीवी। इसके अलावा 2 कैटेगरी ऐसे और बनाई है मैंने यहाँ पे, गुरु उपभोक्ता और एक लघु उपभोक्ता। गुरु कौन से होते हैं, जो जीव भक्षपोषी होते हैं। लघु किसको बोलेंगे, अपमार्जक को बोलेंगे। सजीवों का जो भक्षण करते हैं, ये क्या करते हैं, मर्द सामग्री को से अपना भोजन बनाते हैं। ये सजीव का भक्षण करते हैं, जैसे मांसाहारी, सर्वाहारी या विषमपोषी। तो विषमपोषी का मतलब क्या था यहाँ पे, उपभोक्ता से। जो सिंपल सीधा अपना उपभोक्ता है ना, 3 प्रकार हैं इसके। इसके बाद में हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बोलते हैं अंग्रेजी में, फूड चेन हो गया यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन है, इसके ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, कितने इसके प्रकार हैं। अगर हम साइंस की बात करें, जिसके पास साइंस थी वहाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। आपके लेवल की बात करें, आपको थोड़ा सा प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। इनमें सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तथा भोजन की निर्भरता के आधार पर छोटी छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब चैन बनेगी, एक दूसरे को खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा। ये बहुत पेपरों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली जो लाइन है, अगर आपसे पूछे इसमें ऊर्जा कैसे बहती है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, मतलब बैक नहीं होता। एक ने दूसरे को खा लिया तो 10% वो आदान प्रदान होता है, आगे बताएंगे। तो ये आपको आंसर एक दिशीय, 2 दिशीय ऐसे पेपर में आता है। तो आपको आंसर क्या बताना है, ऊर्जा का प्रवाह एक साइड में होता है, क्योंकि एक को खाने के बाद में वापस वो पहले बचेगा नहीं, तो आगे पीढ़ी चलती रहेगी, तो बैक तो होता नहीं कभी। इसके प्रकार की बात करें तो खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, 3 प्रकार हैं इसके। तो चारण वाली कौन सी होती है, प्रत्येक पोष स्तर पर जीवों का आकार बढ़ता है लेकिन जीवों की संख्या घटती है। बहुत आराम से देखना इसको, जीवों का आकार बढ़ता है, संख्या घटती है। देख सकते हो, घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश को कुत्ता खाता है, और कुत्ते को कौन खाता है, शेर। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या तो क्या हो रही है, संख्या तो क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन आकार क्या हो रहा है, शरीर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा हो तो कौन से बोलेंगे, चारण प्रकार की खाद्य श्रृंखला होगी। परजीवी खाद्य श्रृंखला किसको बोलेंगे, चारण का बिल्कुल उल्टा, रिवर्स, इसका उल्टा। जैसे पेड़ के ऊपर कौन बैठा है यहाँ पे, कबूतर है, कबूतर के ऊपर क्या बैठी है यहाँ पे, मतलब पेड़ किसको, पेड़ को यूज़ कौन करेगा, कबूतर, कबूतर को यूज़ कौन करेगा, जूं यूज़ करेगी। तो आगे आगे देख रहे हो, तो आगे आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, संख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, जूं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन इनकी क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। अपरद की बात करें तो सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला, ये पहला क्वेश्चन बनता है इसमें। आपसे पूछे कि खाद्य श्रृंखला के 3 प्रकार हैं, चारण, परजीवी और अपरद। इनमें सबसे छोटी कौन सी उत्तर आएगा, अपरद, जो मृत जीवों से प्रारंभ होकर
अपघटकों पर ख़त्म होती है। तो ये अपमार्जक की तरह हो गया ये। इसके बाद में बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य जाल, फूड वेब्स क्या होती है? विभिन्न इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जाल बनाती हैं, एक दूसरे में ऐसे टाइट जाल बनाती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है, तीनों कैटेगरी एक साथ आ जाएंगी। खाद्य जाल जितना जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही स्थायी होगा। मतलब जितना जाल गूंथा रहेगा उतना ही इन दोनों में आपस में क्या होगा, स्थायीपन आएगा। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, अगला टाइटल हमारा ऊर्जा का 10% नियम। एक को दूसरी चीज़ कोई खाती है, प्राथमिक को द्वितीय खाता है, द्वितीय को तृतीय खाता है, उसके बाद में अपमार्जक आता है। तो ये चैन में क्या है, 10% क्या होती है, एनर्जी आगे जाती है, 90% यूज हो जाती है। तो खाद्य श्रृंखला में उपस्थित प्रत्येक जीव पोषक स्तर पर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसका 10% ही जीव अपने शरीर में संचित करता है तथा 90% अपने शरीर पर खर्च कर देता है। मतलब स्टोर, संचित का मतलब है स्टोर। शरीर में 10% तो यूज होती है, 90% वेस्टेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पोषक स्तर अगले पोषक स्तर में प्राप्त की गई ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित करता है, क्योंकि 90% 100 लिए है, 90 वेस्टेज हो गए, 10 बची हैं, तो स्थानांतरित ट्रांसफर कितनी हो रही हैं, 10। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का 10% नियम बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे, ऊर्जा पिरामिड, ये भी छोटी क्लासों की बात करें, 11th-12th में, चाहे हम PMT CPMT की बात करें, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड मतलब यहाँ पे इस डिज़ाइन का बनता है, सीधा होता है तो उसका ऐसे बोलते हैं, उल्टा होता है उसका ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट स्वीट में एक पेज में पूरी डिटेल लिख दी है। पिरामिड बनाते समय उत्पादक को सदैव आधार पर रखा जाता है। उत्पादक कौन है, जो भोजन बनाता है, स्वयंपोषी, ये सदैव कहाँ रहता है, आधार पर। उत्पादक हमेशा आधार पर। एल्टोन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको एल्टोनीय पिरामिड भी कहते हैं। तो जैसे हमारे पीछे 3 प्रकार थे, जाति के प्रकार थे, उसके बाद में उसके प्रकार थे, उपभोक्ता के, जैविक के प्रकार थे, ऐसे ही पिरामिड के भी 3 प्रकार हैं, जीव संख्या, जैव भार, ऊर्जा। तो ये नाम ही काफ़ी है, नाम याद रखना जरूरी है आपको। पिरामिड के प्रकारों के नाम बताइए, जीव संख्या वाला, जैव भार वाला और ऊर्जा वाला। 3 तरीके के पिरामिड, 3 तरीके के यहाँ पे पिरामिड बनते हैं। घास तल का पिरामिड, जलीय श्रृंखला का पिरामिड और परजीवी श्रृंखला के 3 प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे समझा गए हैं। जो घास वाला होता है या जलीय होता है वो सदैव सीधे बनते हैं। मतलब नीचे घास होता है, उसको ऊपर कोई खाता है, जैसे खरगोश खाता है, उसके बाद में कुत्ता खाता है, शेर खाता है, तो ऊपर संख्या क्या होती जाती है, उसकी कम होती जाती है। चाहे घास का हो चाहे जलीय का हो, वो सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। किसकी बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, संख्या की। लेकिन भार वाले में उल्टा हो जाएगा, भार वाले में। परजीवी की बात करें तो सदैव उल्टा बनेगा। जैव भार की बात करें तो घास वाला और परजीवी वाला ये तो सीधे बनेंगे और जलीय वाला उल्टा बनेगा। अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं तो एक लाइन बहुत ही सिंपल से लिखी है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा बैक नहीं होती, ऊर्जा आगे एक दिशीय होती है। इसलिए चाहे घास का हो, चाहे जलीय का हो, चाहे परजीवी का हो, सब पिरामिड ऊर्जा वाले क्या होते हैं, सीधे होते हैं। नीचे मैंने समरी लिखी है एक लाइन में पूरी स्लाइड की। घास तल सदैव सीधा, आप चेक कर सकते हो, घास वाला सीधा है, घास वाला सीधा है, थर्ड वाले में भी घास वाला क्या है, सीधा, तीनों में घास वाले सीधे। जलीय श्रृंखला जैव भार में उल्टा, जैव भार कहाँ पे, यहाँ पे, जलीय श्रृंखला यहाँ पे है, इसमें क्या है, उल्टा है। जलीय श्रृंखला वाला जो पिरामिड है जैव भार में तो उल्टा है, अन्य में सीधा, देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, जलीय वाला सीधा है, और थर्ड वाले में भी जलीय वाला हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तीसरे की बात करें, परजीवी श्रृंखला जीव संख्या के पिरामिड में तो उल्टा, परजीवी वाला जीव संख्या वाले में तो उल्टा, इसमें भी परजीवी वाला सीधा है, थर्ड वाले में भी क्या होता है, सीधा होता है, तो अन्य में सीधा होता है। तो पूरी स्लाइड को एक लाइन में ख़त्म कर दी है। ये जो लास्ट में जो 1-2 लाइन लिखी हैं इसमें पूरा रिजल्ट आता है इसमें। तो ये सीधा उल्टे के तरीके से समझना है इसको। ये खाद्य जाल था, हमारा पिरामिड था। तो जैविक के बाद में अब बारी आती है अजैविक की। अजैविक मतलब जहाँ श्वसन नहीं है, प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी, वर्षा, ये किस में आएंगे। आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ही काफ़ी हैं। आपको ये ऐसे 4 नाम लिखे मिलेंगे कि प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी किस में आते हैं, अजैविक में आते हैं। अजैविक घटकों के नाम बताओ, प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी, वर्षा।
तो प्रकाश, जल, तापमान के बारे में इस स्लाइड में ही समझा दिया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना प्रकाश। ये प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश आवश्यकता है। 10% प्रकाश का ही उपयोग होता है। जैसे ऊर्जा वाला नियम था ना, वैसे ही प्रकाश का नियम है, जिसे PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। PAR का पूरा नाम। जल की बात करें तो केशिकाओं के द्वारा, मतलब जो जाइलम फ्लोएम होता है उनके माध्यम से जल का उपयोग होता है। प्रकार की बात करें इसके, रासायनिक और लवणीय प्रकार होते हैं। रासायनिक जल होता है, लवणीय जल होता है। तापमान की बात करें थर्ड, सदैव जलवायु के अनुसार चेंजिंग होता रहता है। जहाँ गर्म है वहाँ ठंडा, कहाँ कहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवी की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ है। भूमध्य रेखा के आसपास तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ये पीछे भी हमने बनने वाले में भी पढ़ा था, संरक्षण वाले में भी पढ़ा था। भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ तापमान ज़्यादा है तो वहीं पर भी वर्षा भी क्या होती है? वहाँ ज़्यादा होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? अच्छी होगी। ये होगा तो वहाँ पे क्या होंगे? वनस्पति भी मिलेगी, हरी भरी भी रहेगी, सब कुछ बेस्ट हो गया ना। सिर्फ तापमान ही ज़्यादा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या है? पॉजिटिव होती हैं यहाँ पे। शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएँ एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये तो अलग से क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछे कि शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएँ किससे कंट्रोल की जाती है, तो उत्तर आएगा एंजाइम। और एंजाइमों का ताप का सीधा प्रभाव पड़ता है एंजाइमों के ऊपर। जहाँ तापमान में गड़बड़ हो जाएगी ना तो हमारा पाचन डिस्टर्ब हो जाता है उससे। इसके बाद में बात करते हैं तापमान के आधार पर जीव दो प्रकार के हैं, समतापी, विषमतापी। हम किस में आते हैं? जो कशेरुक है वो समतापी में। आंतरिक तापमान निश्चित है, कोई यहाँ टेम्परेचर बुखार का जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। समतापी का मतलब अंदर का तापमान फिक्स रहना, तापमान निश्चित है। जैसे मनुष्य है, पक्षी है। आंतरिक तापमान निश्चित रखने की क्षमता नहीं होती, वो क्या होते हैं? विषमतापी होते हैं। जैसे रेप्टाइल है, एम्फीबियंस है। इसके बाद में है तापमान परिवर्तन के कारण जीवों में विकसित अनुकूलन। क्या क्या अनुकूलन विकसित हो जाते हैं? जैसे प्रवास, माइग्रेशन, याद हो तो हमने पढ़ा है पहले, साइबेरियन, निलंबन, निष्क्रियता। तापमान बढ़ने या घटने के अनुसार आवास बदलता है। जैसे साइबेरियन सारस जो है गर्मी सर्दी के हिसाब से अपनी जगह चेंज करता है। तापमान बढ़ने घटने के कारण शरीर की क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। निष्क्रियता किसको बोलेंगे? शीत व ग्रीष्म दो काल होते हैं। तापमान घटेगा शीतकाल में, ग्रीष्म में तापमान बढ़ेगा, उसकी वजह से कुछ क्रियाओं को रोकना। जैसे भालू शीतकाल में अपने टेम्परेचर के लिए कुछ समय के लिए रोक लेता है क्रियाओं को। और गर्मी की बात करें तो कछुआ और केचुआ ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने पर कुछ क्रियाओं को अपने आप को रोक लेगा, अपने शरीर को कवच में ढक लेते हैं ये। इसके बाद में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है इससे संबंधित। जैसे इकोटोन किसको बोलें? तनाव को। नीचे आला मतलब ताक, टेरिटरी मतलब परिसीमा, आवास, ऐसा स्थान जहाँ पे दो इकोसिस्टम मतलब जो हैं अलग अलग एक दूसरे में अति व्यापित होते हैं, मतलब संक्रमण मिले, वहाँ जैव विविधता अधिक होती है, इसको क्या बोलेंगे? इकोटोन। तनाव तो आएगा, अलग अलग एक जगह कंपटीशन पैदा होगा उनमें। जीव का आवास तथा उसकी क्रियात्मक भूमिका मिलकर क्या बनाते हैं? आला बनाते हैं। आवास के साथ उसका काम, यह यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक होता है, अर्थात इकोसिस्टम में निभाई जाने वाली भूमिका को क्या बोलते हैं? आला, ताक या नीचे। परिसीमा या टेरिटरी किसको बोलेंगे? जहाँ कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, जो एरिया होता है परिसीमा कहलाएगी वो। आवास बहुत बार ये डेफिनेशन आ चुकी है, जहाँ पर किसी जीव को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। मतलब कोई हम देखते हैं कि यहाँ कोई गांव आ गया, शहर आ गए, यहाँ पे पशुओं का झुंड है, मतलब वहाँ पे क्या है? रहने के लिए क्या है? सर्वाधिक संभावना है, मिलने की संभावना है, तो उसको क्या बोलेंगे? आवास बोला जाएगा। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद में यहाँ पे प्रदूषण का जिक्र होगा, तीनों प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण की बात करें कि प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले बात करें इकोसिस्टम तथा पर्यावरण में होने वाले कुछ ऐसे अवांछित परिवर्तन जो हम चाहते नहीं है। अवांछित कौन से होते हैं? जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो इनके जैविक हो चाहे भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। कहीं सांस नहीं आता है, कहीं पानी ज़्यादा है, अलग अलग गड़बड़ होगी ना। ध्वनि प्रदूषण भी होगा, कहीं बहुत ज़्यादा
कोई साउंड सुन रहा है आपको तो ध्वनि प्रदूषण भी होगा। मतलब आपका जो इकोसिस्टम और पर्यावरण के साथ जो कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो क्या होगा, हमारे जैविक, फिजिकल को और केमिकल क्रियाओं को क्या करेगा, चेंजिंग कर देते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, वो क्या कहलाएंगे, प्रदूषण। और प्रदूषक, ये क्या लिखा है इसमें, जिनसे प्रदूषण होता है ऐसे कारक या पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे डीडीटी, ये नाम बार बार आएंगे। डीडीटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक है, शीशा है, मरकरी है, PAN प्रोक्सी स्टील कोई नाइट्रेट नाम है। तो जो नाम इंपॉर्टेंट है ना, जैसे डीडीटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक, शीशा, मरकरी, जो सिंपल हैं वो तो कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। वायु प्रदूषक कौन से होते हैं जिनसे वायु प्रदूषण होगा? ऐसे छोटे कण जिनका ये साइज है 2.5 माइक्रोमीटर, जो लंबे समय तक वायु में निलंबित होते हैं, उनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जैसे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लेड PAN BAN, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं सारी, लेकिन आपने 11th-12th में पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको याद आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। इसके बाद में ठोस प्रदूषक कौन से होते हैं? ठोस, सॉलिड, पारा, शीशा, एरोमेल। बिल्कुल सिंपल ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि निम्न में से कौन सा ठोस प्रदूषक है, तो उत्तर आ जाएगा पारा। ये तो गैस है ना, ये तो। कोहरा या स्मोक की बात करते हैं, फॉग प्लस में स्मोक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोहरा बोलेंगे। फ्लाई ऐश किसको बोलेंगे? कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न धुएं में उपस्थित कार्बन कण, ये फ्लाई ऐश कहलाते हैं। द्रव प्रदूषक कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल। ठोस प्रदूषक, द्रव प्रदूषक, कोहरा, फ्लाई ऐश। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? वायु प्रदूषक के साइड इफ़ेक्ट, श्वसन तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। आपने ये बहुत फेमस नाम जीके का प्रश्न सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी। दिसंबर 1984 की घटना है जब मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का स्त्राव हुआ था, इसलिए वहाँ के लोगों का जो हेल्थ थी वो गड़बड़ा गई थी। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ, ये भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? MP में। भोपाल MP में दिसंबर 1984 में इस गैस की वजह से, गैस का नाम पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं। साइड इफेक्ट किसका है? वायु प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा, एक तो अमेजन वर्षा थी, ये है अम्लीय वर्षा, यहाँ अम्ल बरसेगा। अम्लीय वर्षा में क्या है? अम्ल गिरता है, इसमें सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, हाइड्रोजन के आयन होते हैं। सारी केमिस्ट्री चल रही है यहाँ पे, थोड़ी सी आपको अजीब लगेगा यहाँ पे, लेकिन कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा की वजह से मार्बल के पत्थरों को बहुत क्षति पहुंचना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? 17 सितंबर 2014 में ये एक्ट बना है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI का शुभारंभ हुआ था नई दिल्ली में। ये जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा चलाया गया था। इसके बाद में वायु प्रदूषण की बात करें या कंट्रोल की बात करें, अधिनियम कब बना? 1981 में बना। उसके बाद में 1987 में क्या बना है? ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें जोड़ दिया। 1981 में तो क्या है? वायु प्रदूषण है। इसी एक्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में किसको ऐड कर दिया? ध्वनि को भी इसमें ऐड कर दिया। कब ऐड कर दिया? 1987 में। जो ऊपर नाम आया था ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने AQI ये वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। तो आपको सीधी संख्या पूछ सकते हैं कि जो CPCB बोर्ड है उसने अपने सूचकांक में कितने यहाँ पे प्रदूषकों को शामिल किया? उत्तर आएगा 8। चाहे नाम याद न हो, लेकिन ये 8 का आंकड़ा याद रखना आपको, जिसमें ये नाम है कुछ PM पार्टिकुलर मैटर 10 वाला है, 2.5 वाला है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और लेड शीशा है। तो ये इसके उदाहरण है, 8 प्रकार है इसके। तो ये वायु था। वायु के बाद में अब किसकी बारी आई है यहाँ पे? जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण की परिभाषा की बात करें, मतलब हमारे काम के योग्य नहीं बचेगा पानी। प्राकृतिक
एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा हम गड़बड़ करते हैं ना, कुछ नेचुरल से प्रकृति से हो जाते हैं, कुछ हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके कारण वह मानव के व अन्य जैविक समुदाय के लिए क्या हो जाता है? अनुपयुक्त हो जाता है, काम के लेने योग्य नहीं रहता। उस पानी का नाम क्या हो जाएगा कि उस पानी को क्या बोलेंगे? प्रदूषित जल बोलेंगे उसको। तो प्रदूषक कौन कौन से यहाँ पे? अबिंदु स्रोत, पशुओं के पशुओं के शव से जो बॉडी होती है वो फेंक दी पानी में। धोबी घाट जहाँ कपड़े धोए जाते हैं वहाँ से, तेल जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं उनके स्राव से ऐसा होता है। जैसे वायु प्रदूषक के साइड इफेक्ट थे, तो जल प्रदूषक के भी यहाँ पे साइड इफेक्ट हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट यहाँ लिखे हैं? सबसे पहला क्या लिखा है? जलीय पारितंत्र में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, सुपोषण हो जाएगा, वहाँ पे नाइट्रेट वगैरह बढ़ जाएंगे, जैव आवर्धन हो जाएगा, बायोकेमिकल चेंजिंग हो जाएंगे, प्रवाल हो जाएगा, वहाँ पे विरंजन मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। शैवाल ब्लूम, ये फेमस नाम है, फास्फेट अधिक होता है इसमें, शैवाल तेज़ी से विकास करता है। एक COD, ये और ही फेमस है, ये दोनों बहुत फेमस हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, BOD, जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है? कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक O2 मतलब ऑक्सीजन। जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको डिजोल्व करने के लिए, पाचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितनी आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? COD बोलते हैं। एक ब्लू सिंड्रोम को, यह पेयजल पानी में नाइट्रेट की अधिकता नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? मिथोमोग्लोबिन बनाता है। इसको मिथोमोग्लोबिनिया कहते हैं। तो ये बीमारी का नाम है। मतलब पानी के खराब की वजह से नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोराइड की वजह से, ये बहुत फेमस नाम है, फ्लोरोसिस हो जाता है। मरकरी पारे की वजह से मीन माता रोग है। ये मुख्य रोगों के नाम लिखे हैं। ये लास्ट वाली जो लाइन है ये बहुत पेपरों में पूछे गए प्रश्न। इटाई कैडमियम की कमी से, गड़बड़ से होता है। ब्लैक फुट किससे? आर्सेनिक से होता है। ये कुछ बीमारियों के नाम हैं जो जल प्रदूषण की वजह से होती हैं। इसके बाद में है तीसरा ध्वनि। पहले कौन सा आया? वायु, उसके बाद में कौन सा है? जल, उसके बाद में कौन सा? ध्वनि। वातावरण में ध्वनि के अत्यधिक प्रवाह के कारण ऐसा होता है। तो ये रेंज है सर्वैप्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर होती है तो उसको नॉर्मल रेंज बोलते हैं। इससे कम होती है उसको अवसर्वय बोलते हैं। इससे जो अधिक होती है उसको प्रासर्वय बोलते हैं। मात्रक dB, ये पेपरों में बहुत बार ऐसे पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में तो कितना माना है? 45 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रात में कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर दिन में है, इससे ज़्यादा अगर रात में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। ऐसे चौथा प्रदूषण का नाम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी वजह से। इसकी इकाई है रोडजन या रैम, इसको बोलते हैं। 20 ml तक है तब तो इसको सामान्य है, उससे कम ज़्यादा है तो वो प्रदूषण माना जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ओजोन परत के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। O3 इसका संकेत है। समताप मंडल, ऊपर वायुमंडल में समताप मंडल है, उसके ऊपर ओजोन का एक कवच होता है। अधिकतम सांद्रता इसकी कहाँ, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ओजोन 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पे तो क्या है? कम है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है? अधिक है। ओजोन छिद्र किसको बोलेंगे? 1980 से समताप मंडल में प्राण रक्षक ओजोन परत पतली होती जा रही है, उसी का नाम क्या है? ओजोन परत है। ये ईयर थोड़ा याद रखोगे। समताप मंडल के ऊपर ये होती है, इतना इसका रेंज है। ध्रुवों पे क्या है? कम है, विषुवत रेखा पे क्या है? ज़्यादा है। फ्रियोन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC बोलते हैं, जो इसको नुकसान पहुंचाता है। बहुत पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं। CFC फ्रियोन ओजोन परत को खराब करने वाला। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को, ये इंपॉर्टेंट है, GK टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ओजोन वर्ल्ड डे बनाया जाता है। मापन की इकाई इसकी डोबसन है। ओजोन परत की मोटाई 300 डोबसन मानी जाती है, इसकी मापन की इकाई है। इसके संरक्षण की बात करें कि इसको बचाव के लिए 2 सम्मेलन प्रोटोकॉल चल रहे हैं यहाँ पे। वियना सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? मार्च 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में साइन हुए थे और 1989 में प्रभावी हुआ था।
नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादकों व उपभोग पर कंट्रोल करना इनका काम है संरक्षण प्रोग्राम में। तो ये हमारा ओजोन परत की सेफ्टी के लिए था। ये स्लाइड मैंने बहुत ही ऐसे समीकरण टाइप लिखी है, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो ये फ्यूरियर कोई साइंटिस्ट था, इसने बारे बताया था, अरहिनियस ने इसकी डिटेल बताई थी। तो यहाँ से देखना ये फ्लो डायग्राम कैसे मैंने बनाया है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसमें जो लैम्डा का मान तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा लघु होता है, और वो कहाँ पहुँचती हैं? कहाँ पहुँचती हैं? सूर्य ऊपर है ना, उसके बाद में कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल से कहाँ पे आएंगे? वो धरती पे आती हैं। लघु होती हैं, लेकिन धरती पे पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाती हैं? दीर्घ हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। कहाँ से आई हैं किरणें? ये कहाँ से आई हैं? सूर्य से आई हैं। सूर्य से किसके पास आई? क्षोभ मंडल के पास आई। क्षोभ मंडल से कहाँ पे गई? धरती के पास गई। लेकिन धरती पे जैसे ही पहुँचती हैं तो पहले तो उनका साइज़ क्या था? छोटा था, अब उनका साइज़ क्या होगा? बड़ा। इसलिए ये किरणें वापस क्षोभ मंडल में नहीं पहुँच पाती। यहाँ मैंने क्रॉस लगाया है, इस क्रॉस का मतलब क्या है? ये किरणें वापस, सूर्य वाली किरणें कहाँ नहीं पहुँच पाती? क्षोभ मंडल। इसलिए ये किरणें वापस कहाँ चली जाती हैं? धरती पर। तो धरती पर पहुँचते ही क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी हो गई है। इसी को क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। बहुत ही ठीक से समझना है। सूर्य से आने वाली जो लघु किरणें थी, क्षोभ मंडल से कहाँ पे गई? धरती के पास गई। धरती पे पहुँचते बड़ी होगी, बड़ी होती है किरणें, क्षोभ मंडल में नहीं घुसेंगी, इसलिए क्षोभ मंडल से वापस कहाँ आ जाएंगी किरणें? धरती पे। धरती पे आती है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसी इफेक्ट का नाम क्या है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें किसे कहेंगे, या इसमें क्या है, कौन सी गैसें काम में ली जाती हैं? तो ये आपको जीके टाइप क्वेश्चन याद करना है। मोस्टली जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SF6 है। ये इतनी इसके एग्जाम्पल हैं। क्या नाम है एग्जाम्पल का? ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताओ संख्या। इसके बाद में जलवायु चेंजिंग सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं कि हमें कैसे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जलवायु प्रदूषण परिवर्तन में कमी लाने हेतु UNFCCC व क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुई है। इसका ये पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। संगठन में सम्मेलन की बात करें तो इसमें बहुत से संगठन सम्मेलन है। 1997 में क्योटो बना, बाली 2007 में बना, कोपेनहेगन 2009 में बना, कानकून 2010 में बना है, डरबन 2011 में, दोहा 2012 में, पेरिस में कब हुआ? 2015 में, मराकश ये जगह के नाम है 2016 में। इतने सारे यहाँ पे संगठन काम कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन में जो सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसको ठीक से याद करना। इसके बाद में मैंने नाम डाला है कार्बन बीच में, और ये जो शब्द मैंने नीचे लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबको एक साथ इसके साथ जोड़ना है। कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, कार्बन अधिग्रहण, कार्बन सिंक, कार्बन ग्रीन, कार्बन ब्लू, कार्बन को सबके साथ जोड़ोगे, फिर इनको याद करना है। बहुत ही ठीक से ऐसे बनाई है मैंने स्लाइड, इसको देखना। कार्बन क्रेडिट किसे कहेंगे? देखो यहाँ पे 1 टन CO2 या अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार। जो भी हम साधन चलाते हैं, जो भी व्हीकल चलाते हैं, गवर्नमेंट ने इतना हमें छूट दे रखी है कि आप 1 टन CO2 या अन्य हरित गैस, नीचे नाम आया था ना, CO2, Na2S, CH4, SF6, उन गैसों का उत्सर्जन का अधिकार है। मतलब इतनी गैस आप बर्बाद कर सकते हो। कितनी? 1 टन CO2 या अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देने वाला क्या कहलाएगा? कार्बन क्रेडिट कहलाएगा। दूसरा नाम है कार्बन टैक्स। काम तो ये कर सकते हो, इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। 1 टन हरित गैसों के उत्सर्जन पर लगने वाला टैक्स शुल्क क्या कहलाएगा? कार्बन टैक्स कहलाएगा। अधिग्रहण या कैप्चरिंग किसको बोलेंगे? CO2 या अन्य रूपों को लंबे समय तक संग्रहित करना, इनको स्टोर करते हैं, पैकिंग आती है इनकी, इनको स्टोर करना कैप्चरिंग कहलाएगा। सिंक, हमारे घर पे होता है ना सिंक, वस्तुएं जो कार्बन को उत्सर्जित करने से ज़्यादा अवशोषित करें। कार्बन बाहर कम जाएगा, अवशोषित ज़्यादा होगा, तो वातावरण में क्या होगा? वहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी। तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से। प्राकृतिक में कौन सहायता करता है? हमारी सागर है, समुद्र है, वन है और मृदा। कृत्रिम में विघटित जो तेल भंडार है वो इसमें सहायता करते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ें।
कार्बन ग्रीन किसे कहेंगे? वातावरणीय CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्बन ग्रीन बोलेंगे। ग्रीन नाम है, यहाँ पे प्लांट नाम है, मिट्टी नाम है, इससे आप याद रख सकते हो। ब्लू वाले में क्या है? तटीय व समुद्री परितंत्रों के जो मैंग्रोव हैं या अन्य दलदली क्षेत्रों में हैं वहाँ पे स्टोर करना, ये फर्क है। पौधे मिट्टी आएंगे तब तो कौन सा है? ग्रीन वाला है। और तटीय व समुद्री परितंत्र जो मैंग्रोव हैं या दलदली लवणीय जहाँ एरिया है वहाँ पे अगर एक स्टोर कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है? कार्बन ब्लू है। तो ये 6 डेफिनेशन बनती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये हमारा इकोसिस्टम का प्रकार चल रहा है। वो इकोसिस्टम का प्रकार मतलब विशेषता, मतलब करैक्टर खत्म हो गया, मतलब आधा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? क्या था? पशुओं में विशेषताएं व आवास। ये दूसरा पार्ट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम। आवास की डेफिनेशन कई बार पहले भी आ चुकी है, दोबारा से यहाँ मैंने लिखी है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा। आवास का अर्थ क्या है? वास स्थान, मतलब एक घर। आवास वह स्थान या जगह होती है जहाँ जीव रहते हैं। जीवों के जीवित रहने के लिए जरूरी सभी जरूरतें, जैसे भोजन भी उसको मिलेगा आवास में, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, शरण स्थल मतलब आश्रम में भी मिलेगा, एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु मतलब जानवर एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, रहते भी हैं। हम घर में पशु भी रखते हैं, खुद भी रहते हैं। तो ये आवास के बारे में थोड़ा सा इंट्रो था। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें आवास के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे जो पशुओं की आवास की बात करते हैं, अगर जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा है, एक LPM सब्जेक्ट होता है, उसमें सब चीज़ें आती हैं। पशुओं की आवास को आप स्वच्छ रखना है, सूखा रखना है, हवादार रखना है, ऐसा होना चाहिए। कुछ बातें होनी चाहिए उसके लिए। आवास क्या होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा भी होना चाहिए, हवादार मतलब वेंटिलेशन भी होना चाहिए। आवास में प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो उसकी सुरक्षा करेंगे, हम गर्मी को बचाएंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे रखना है। सर्दी में उसको ढक के रखना है। आवास में रोग फैलने वाले जो जीव हैं या भक्षकों से सुरक्षा करनी है। तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, परजीवी हैं, उनको मारने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में मवेशियों के मलमूत्र और गंदगी का सही निकास होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे पैरासाइट परजीवी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आवास का जो फर्श है वो पक्का भी होना चाहिए और ढलवा भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल बातें थी आवास के बारे में कि ऐसा आवास। आपके उपरोक्त सभी क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कोई भी 3 बातें यहाँ से उठा लेंगे, एक बात गलत होगी उनमें। आवास के लिए क्यों आवश्यक है? आवास क्यों आवश्यक है? पशुओं के विकास के लिए, उनके हेल्थ के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, उनके लिए अच्छे प्रकार के आवास व सुप्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे पूछा जाए कि आवास की आवश्यकता क्यों है? पशुओं के विकास के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अधिक उत्पादन के लिए। ये चीज़ें किसके लिए आवश्यक है? आवास के लिए आवश्यक पड़ेंगी। जितना भी उन्नत पशु प्रजनन व कुशल पोषण, उनकी आवश्यकता नहीं है। उनसे पहले पूरी लाइन को दोबारा से पढ़ोगे। पशुओं के विकास, उनके स्वस्थ रखने एवं उनसे अधिक उत्पादन लेने हेतु एवं उनके लिए अच्छे प्रकार के आवास व सुप्रबंधन की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि उन्नत पशु प्रजनन व कुशल पोषण। हम जब भी पशु को रखते हैं, हमारा फोकस हमेशा किस पे रहता है कि बढ़िया ब्रीड हो हमारे पास और हम बढ़िया उसको खाना दें, बढ़िया हमारी ब्रीड हो। लेकिन उससे पहले किसके ऊपर फोकस करना है? आपको आवास पे करना है। आवास बढ़िया होगा, उसके बाद भी चीज़ें रखोगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, बीमार हो जाएंगे पशु। क्या टारगेट है हमारा आवास के लिए? प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए, चोरी व मांसाहारी जानवरों से बचाने के लिए, पशुओं की प्रजनन व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए। बेस्ट आवास होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। सुव्यवस्थित, कम खर्च में सही ढंग से देखभाल कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे खुले में रख दिए आपने, बहुत ऐसे खुला में रख दिए है तो ज़्यादा जगह भी ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखो तो सही ढंग से उनकी केयरिंग कर सकते हो, मतलब सबके ऊपर आप मॉनिटरिंग फोकस कर सकते हो। पशुओं की बीमारियों से बचा सकते हो, जैसे निमोनिया है, लू लगना है। निमोनिया सर्दी में, लू लगना मतलब हीट स्ट्रोक मतलब गर्मी में।
अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन करना चाहते हो, मतलब साफ़ सुथरा दूध चाहते हो, तो भी अच्छे आवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, इसका टारगेट है। आगे लिखा है आदर्श अच्छे आवास हेतु स्थान एरिया कैसा होना चाहिए। मिट्टी का प्रकार चेक करेंगे, वहाँ पे दलदली रेसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। पानी की निकासी की सही से व्यवस्था होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी वहाँ पहुँचना चाहिए, पूर्व पश्चिम साइड होनी चाहिए उसकी। पानी की आपूर्ति समय समय पानी मिलना चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तब दिक्कत आएगी। सीधी हवा से बचाओ, सर्दियों की बात करें चाहे गर्मियों की बात करें, डायरेक्ट हवा नहीं घुसनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पहुँच व बाज़ार मार्केटिंग के लिए ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। नज़दीक वातावरण जो है ना, आसपास का जो वातावरण है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। मजदूरी जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी क्या है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक दृष्टि से सही होनी चाहिए। भवन निर्माण पे भी खर्चा है वो सोच समझ के यहाँ पे लगाना है। अन्य सुविधा जैसे बैंकिंग की सुविधा है, संचार की, टेलीफोन की सुविधा है, क्रय विक्रय केंद्र की सुविधा है, दूध के ट्रांसफ़र की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं अच्छे आवास के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद में बात करते हैं आवास के प्रकार, स्थलीय जलीय। नाम से पता लग रहा है ना, स्थलीय कौन से होंगे, स्थल या ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे हों चाहे जंतु, उनको क्या कहेंगे, स्थलीय आवास कहेंगे। कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तटीय व पर्वतीय क्षेत्र है, सब किसके एग्जाम्पल है, स्थलीय के हैं। बहुत ही सिंपल है। जलीय में क्या आएगा, जलाशय, झील, दलदल, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पे पौधे व जंतु जल में रहते हैं, मतलब जल में रहते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जलीय। और स्थल में रहते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, स्थलीय। बहुत ही नाम से स्पष्ट पता लग रहा है। इन दोनों के बारे में एक लाइन आगे लिखी है, विश्व में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों की बात करें, घास के मैदानों की बात करें, मरुस्थल, तटीय व पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, बहुत विषमताएँ होती हैं। ऐसे ही सेम जलीय आवासों में विभिन्नताएँ होती हैं, मतलब चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, दोनों में जैव विविधता। ये हमारा क्लास कंप्लीट पीछे हो चुका है, जिसमें हमने पूरी डिटेल से भी समझा था उसको। जैव अजैव घटक के बारे में थोड़ा सा दोबारा से लिखा गया है। आवास में पाए जाने वाले सभी जीव हैं तो वो क्या है, जैवल है। और निर्जीव वस्तुएं हैं वो कौन सा हो जाएगा, निर्जीव है तो क्या हो जाएगा, अजैव। सजीव है तो क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। सजीव बहुत ठंडे व बहुत उष्ण मतलब गर्म परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, अर्थात अनुकूलन जिसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन जब लेसन हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गई थी। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों के चेंजिंग से आते हैं। कोई बड़ा चेंजिंग आता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गए, वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल लेते हैं, ढाल नहीं पाते, तो वो तो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, तो वो तो जीवित रह जाएंगे। जो अनुकूलित नहीं करेंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता को होना है। मतलब अपने आप को ढालना, अनुकूलन हो गया, नहीं डाल पाएंगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं आवास जिनके अजैव घटक व उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन। कुछ स्थलीय आवास की बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में कुछ जलीय आवास की बात करेंगे। दो तरीके के आवास होंगे यहाँ पे। तो स्थलीय आवास की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहे व सांप ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। पीछे एग्जाम्पल आया था, याद हो तो, ऊँट का और मछली का हमने एग्जाम्पल किया था। मरुस्थल में रहने वाले चूहे व सांप की जो पैर है ऊँट की भांति लंबे नहीं होते। इस कारण चूहे व सांप दिन में तो क्या है, तेज़ गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, भूमि के अंदर गहरे बिलों में चले जाते हैं। और जैसे ही तापमान में कमी आती है तो जंतु क्या होते हैं, बाहर शाम को बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही पौधों की बात करें, मरुस्थलीय की बात करें, कैक्टस मतलब नागफनी एक प्लांट है, प्रकाश संश्लेषण तने से करता है। तना एक मोटी मोम के परत से ढका होता है, जड़ें गहरी होती है, इसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं, सूल होते हैं उस पर।
इनमें वाष्प पोषण न के बराबर होता है, मतलब मरुस्थल में रहने के योग्य अपने आप को बना लेता है। तो ये बात थी यहाँ पे मरुस्थल की। अब आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। चाहे मरुस्थल हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र, किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं? स्थल वाले के चल रहे हैं। पर्वतीय की बात करें तो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे, इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में बर्फ़ भी पड़ती है, हिमपात भी होता है। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो शंकुआकार होते हैं, शाखाएं तिरछी होती हैं, पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं, जिससे वर्षा का पानी हो चाहे बर्फ़ का पानी हो सरलता से नीचे आ जाता है, मतलब अपने आप को ऐसे अनुकूलित कर लेते हैं, चाहे वो मरुस्थल का हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र का हो। ये दो एग्जाम्पल थे स्थलीय के। तीसरा एग्जाम्पल आगे आएगा घास वाला। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ के परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित। इनकी मोटी त्वचा बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे देखना। मोटी त्वचा या फर क्या काम आएंगे? ठंड से इनका बचाव करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर शरीर पर को गर्म रखने के लिए याक एग्जाम्पल लिखा है इसमें। याक के शरीर पे क्या होते हैं? लंबे बालों से ढका होता है। ऐसे ही पहाड़ी तेंदुओं की बात करें तो शरीर पे उनके पे क्या होते हैं? फर होते हैं। तो ये फर क्या काम करेंगे? पैरों को ठंडा होने से बचाते हैं। याद रखना, याक के शरीर पे तो क्या है? लंबे बाल है। आपसे ना आगे थ्योरी बाद में पूछेंगे, पहले ये पूछा जाएगा कि याक के शरीर पे क्या होता है? लंबे बाल। तेंदुए के शरीर पे क्या होता है? फर होते हैं। और ऐसे ही पहाड़ी बकरी का पूछ सकते हैं। याक का हो गया, उसके बाद में तेंदुए का हो गया, उसके बाद में पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी में क्या होता है? मजबूत खुर। क्या काम आएंगे? ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित है। तो 3 एग्जाम्पल आए हैं, तीनों को ठीक से याद करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये लाइन लिखी है तीनों की कॉमन की। पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊंचाइयों में अनुकूलित में विविधता होती है। घास स्थल की बात करें, घास वाला टॉपिक पहले आ चुका है। ये घास स्थल की बात करें, जैसे शेर वन में या घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। मटमैले और हल्के भूरे रंग के होते हैं। कौन? शेर। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? शेर के अगले पैरों के नखर जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। ये दोनों चीज़ क्या काम आएंगी? ये तो शिकार करने काम आएंगी, ये शिकार को ढूंढने में। आगे देखो, दोबारा से यहाँ देखना है। शेर का मटमैला हल्का भूरा रंग क्या काम आएगा? अभी देखना है इसका। शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, पहला पॉइंट है। और शिकार को पता ही नहीं चलता, जो शिकार है आगे उसको पता नहीं चलेगा कि शेर कहाँ पे है, क्योंकि उसका कलर क्या हो गया? हल्का भूरा है। ऐसे ही घास का जो सूखा है मैदान, वहाँ पे भी घास का रंग भी क्या है? हल्का भूरा है। चेहरे के सामने इसकी आंखें होती हैं। सामने का मतलब बिल्कुल सामने होंगे, साइड में नहीं होंगी। हिरण में साइड में होती है, आगे हम पढ़ेंगे। वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक है। सामने जो आंखें होंगी तो दूर तक दिखेगा, इसलिए शिकार खोजने में सहायक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हल्का भूरा जो कलर है क्या काम आएगा? शिकार को पता नहीं लगेगा, उसमें काम आएगा। सामने आंखें होती हैं, ये क्या काम आएंगी? शिकार खोजने में, दूर तक शिकार खोजने में काम आएंगे। ऐसे अगर हिरण की बात करें, यह भी वन में घास स्थल में रहता है, पौध के कठोर तनों को चबाने के लिए। ये मैंने अंडरलाइन पहले से कर रखी है। मजबूत दांत, तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। हिरण के जो मजबूत दांत होते हैं वो क्या काम आएंगे? कठोर तनों को चबाने के लिए। हिरण के लंबे कान हैं, वो क्या काम आएंगे? उसे शिकारी, मतलब जैसे शेर जैसा कोई शिकारी है, की गतिविधियों की जानकारी के लिए। लंबे कान है, उनको सुनाई ज़्यादा देगा, सुनाई ज़्यादा करेगा, कैप्चर ज़्यादा करेगा। शिकारी की गतिविधियों को जानकारी के लिए क्या काम आएंगे? लंबे कान। इसके बाद में सिर के पार्श्व में, यहाँ देखो शेर के तो आंखें कहाँ थी? सामने थी। कभी भी आप देखना, इनकी पिक्चर देखना आप, शेर की आंखें सामने होती हैं और हिरण की आंखें क्या होती हैं? साइड में होती हैं। दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में, ये देखो साइड में आंखें होंगी तो साइड में भी दिखेगा, खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज़ गति, ये अगला क्वेश्चन है, शिकारी से दूर भागने में सहायक है। तो एक तो इसकी क्या काम आई है? दांत काम आए हैं। एक इसके लंबे कान है, वो काम आए हैं। इसकी आंखें काम आई हैं दूर तक, यहाँ पे चारों तरफ देखने के लिए। और तेज़ गति क्या काम आई है? शिकार से दूर भागने में।
4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं मिलती हैं जो उन्हें अपने आवासों में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। मतलब इनके पास कुदरत ने ऐसा अनमोल खजाना दिया है इनको, उसकी वजह से अपने आप को ये अडेप्ट करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। आगे बात करते हैं हम स्थल के बाद में बारी आती है अब जल वाले के। जल वाले की बात करें तो समुद्र इसमें एग्जाम्पल दिया है। समुद्र में जो मछली है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वहाँ तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे थे, यहाँ 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। धारा रेखित, सड़क, पूंछ, पंख, चपटे, गिल, ये 4 चीज़ें थी ना, मैंने आगे लिखा पढ़ चुके हैं। मछली का अनुकूलन किन से सेट होता है? धारा रेखित इनका शरीर है, इसके शरीर के ऊपर क्या मिलते हैं? शल्क मिलते हैं। पूंछ व पंख क्या होते हैं? चपटे होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं? गिल होते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा है ये इनके आंसर लिख रखे हैं। धारा रेखित शरीर क्या काम आएगा? विचरण में, गति में। शल्क है वो क्या काम करते हैं? सुरक्षा। पूंछ व पंख चपटे हैं, क्या काम आएंगे? दिशा परिवर्तन व संतुलन के लिए। और गिल क्या काम आएंगे? श्वसन में। बहुत एक लाइन में 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद में लिखा दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वो स्वतंत्रता से जल में चल सकते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल है ऑक्टोपस का एग्जाम्पल लिखा है, स्क्विड का लिखा है। समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता इनका, लेकिन ये गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जब गति करते हैं धारा रेखीय बना लेते हैं खुद को। और इसमें सांस लेने के लिए इनमें गिल प्रेजेंट है। मछली में भी गिल है, ऑक्टोपस और स्क्विड में भी गिल है। लेकिन हमारा जो आगे वाला एग्जाम्पल है, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया कि व्हेल में गिल होता है क्या? होता है क्या? व्हेल में गिल नहीं होता। डॉल्फिन व व्हेल कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है इसको। आपको ये बड़े जंतु हैं थोड़े से, इनमें गिल नहीं होता, छोटों में गिल होता है, ऐसे याद कर सकते हो। ये सिर पर स्थित नासा छिद्र द्वारा, मतलब वात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। गिल नहीं है ना इनके पास, तो क्या है? नासा द्वार है और वात छिद्र है, द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। ये समय समय पर कभी भी आपने ऐसे कोई ऐसे जैसे बोलते हैं ना दूरदर्शन, चलचित्र, कोई ऐसे सीरियल वगैरह देखे होंगे जिनमें डॉल्फिन को ऐसे पानी में बाहर आते देखा होगा ऐसे, तो वहाँ पे क्या करते हैं? समुद्री सतह पर जल के ऊपर आकर है ना श्वसन छिद्रों से जल बाहर फेंकते हैं। ऐसे फूंक के साथ जल बाहर फेंकते हैं। जल तो बाहर फेंक दिया और श्वास द्वारा क्या कर लेते हैं? स्वच्छ वायु क्या कर लेते हैं? अंदर भर लेते हैं। इसी के माध्यम से उनकी श्वसन क्रिया चलती रहती है। जब भी इनको सांस लेना होता है तो ये बाहर पानी फेंकेंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है वो। इसके बाद में तालाब व झील की बात करते हैं। पौधों की जड़ें बहुत छोटी, तालाब की बात करें तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, तैरते रहते हैं ना, इसलिए ऐसा है। पत्तियां संकरी हैं, पतले रिबन की तरह होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां बहुत ही अधिक विकसित होती हैं। मेंढक की बात करें, आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह जल व स्थल दोनों में मतलब उभयचर है। ये मेंढक की बात करें तो इसके पश्चे पाद मैंने अंडरलाइन कर रखा है। पिछले पाद हैं वो क्या है? लंबे व मजबूत हैं, जो क्या काम आएंगे? छलांग के लिए। पिछले पैर लंबे मजबूत, क्या काम आ रहे हैं? छलांग के लिए, और शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियाँ होती हैं जो तैरने में सहायक हैं। ध्यान रखना, लंबे मजबूत हैं वो तो क्या है? छलांग और शिकार के लिए है। और जाल युक्त पादांगुलियाँ हैं वो क्या काम आती हैं? तैरने में काम आती। जैसे पानी में जाएगा तो अपने जाल युक्त पादांगुलियों को काम में ले लेगा ये। इसके बाद में हमारे आसपास कौन से सजीव हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। पौधे सजीव लेकिन गति नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत ही ऐसे समरी में लिखा है, पौधे सजीव तो श्रेणी में आते हैं लेकिन क्या है? गति नहीं करते। कार गति करती है, कोई व्हीकल है, लेकिन वो सजीव नहीं है। यहाँ हमने बोला भी गति करने वाले सजीव होते हैं, लेकिन पौधे सजीव हैं लेकिन गति नहीं करते। कार गति करती है तो भी वो सजीव नहीं है। बादल ग्रोथ करते हैं तो भी सजीव नहीं है। तीनों बातें आ गई हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि सजीव गति करते हैं, सजीव में वृद्धि होती है, ऐसा लाइन लिखते हैं ना सजीव, लेकिन पौधे सजीव हैं लेकिन गति नहीं करते। कार गति नहीं करती, सजीव नहीं है। बादल वृद्धि करते हैं।
मतलब वृद्धि कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वृद्धि कर रही है कार गति कर रही है, बादल वृद्धि कर रहा है, तो भी दोनों क्या सजीव नहीं है। ऐसा होता है। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? यस, हाँ आएगा। भोजन हमारे लिए, विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। क्यों? पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बहुत छोटी क्लासों से प्रश्न आता आ रहा है। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। पौधे किस क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं? उत्तर आएगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं और खुद बनाते हैं। लेकिन जंतु भोजन के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। भोजन सजीवों को उनकी क्या करता है? वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि चाहिए तो भोजन भी चाहिए, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित है? तो उत्तर आएगा यस। पौधे हो या जंतु, सब एक निश्चित काल तक वृद्धि करते हैं, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती। मतलब इनमें वृद्धि भी होती है, भोजन की भी आवश्यकता होती है। अब अगली टाइटल हमारा कि क्या सजीव श्वसन करते हैं? तो आंसर हमारा हाँ रहेगा। श्वसन क्रिया में पौधों की बात हो रही है। गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा, तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता है पौधों के लिए। सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर ले जाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। श्वसन का जिक्र है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये भोजन का जिक्र नहीं है, श्वसन का जिक्र है। श्वसन में तो पौधे को भी ऑक्सीजन चाहिए, और कितनी चाहिए वो नीचे मैंने समरी में लिखे, स्टार डाल के लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पौधों में अगर श्वसन करना है तब तो O2 की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे जब भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो पौधे CO2 का तो उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए और O2 छोड़ते हैं। यह क्रिया, श्वसन क्रिया दिन रात, लेकिन भोजन की प्रक्रिया मुख्यतः कब होती है? दिन में। श्वसन क्रिया तो 24 घंटे चाहिए, नहीं तो लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भोजन की प्रक्रिया मुख्यतः कब चलती है? दिन में, क्योंकि प्रकाश कब मिलता है? दिन में। दिन में मिलता है तो भोजन बना लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ठीक से समझना है। इसको भोजन प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन क्रिया में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। दोबारा से इसको ठीक से समझने की कोशिश करो। भोजन प्रक्रिया में जो O2 निष्कासित की मात्रा की बात करें, O2 छोड़ने की बात करें, श्वसन क्रिया में उपयोग में ली गई ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। मतलब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन न के बराबर चाहिए होती है, और मतलब O2 लेते कम है और O2 देते ज़्यादा है। आप इसको एक लाइन में कैसे समझ सकते हो? पौधे ऑक्सीजन लेते कम है और ऑक्सीजन देते ज़्यादा हैं। उनको ऑक्सीजन कब चाहिए? जब वो श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, जब वो भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन दे देते हैं वापस। लेकिन देने की कैपेसिटी उनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेने की कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। इसलिए हमें पौधों से ऑक्सीजन मिलती रहती है। आगे, श्वसन क्रिया सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये बात पहले बहुत बार आ चुकी है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न भिन्न होता है। जैसे श्वसन का एक हिस्सा होता है, उदाहरण के लिए हम बात करें, केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जैसे पिछले मछली आई थी ना, मछली क्या? गिल के द्वारा। मछली गिल की सहायता से जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती रहती है। केंचुआ त्वचा से, मछली गिल से। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है, सेम। O2 लेना, CO2 देना। ये उद्दीपन है, आवेग है, मतलब अनुकूलन। सभी सजीवों में अनुकूलन होता है, तो आंसर आएगा यस। तो उद्दीपन क्या चीज़ होती है? बाह्य वातावरण के प्रति हमें संवेदना। जैसे हमें कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिखेगा तो हमारे मुंह से लार गिरना। तेज़ प्रकाश में हमारी जैसे एकदम लाइट आई है तो आंखें बंद होना। कांटा लगते कांटा का आपको दर्द फील होना। ऐसे जो सारी चेंजिंग है, इसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। हमें पता लगना, अगर पता नहीं लग रहा है इसका मतलब हमारी मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं। ऐसे ही जंतुओं की बात करें, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे जब हम पशु को खाना देते हैं और जब हम किसी चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? जब किसी जंगली जानवर पर
तीव्र प्रकाश डालते हैं। ये 3 एग्जाम्पल लिख दिए इसमें एक साथ। पशु को खाना देते हैं तो पशु भाग के दौड़ता है, चिड़िया दूर भागती है, जैसे चिड़िया की तरफ जाएंगे। जंगली जानवर पर तीव्र लाइट डालेंगे तो वो क्या करेगा, भाग खड़ा होगा वहाँ से। इसी तरह रसोई घर, ये चौथा एग्जाम्पल है। और बल्ब जला देंगे तो जहाँ वो कॉकरोच होगा, तिलचट्टा होगा, वो क्या होगा, भाग जाता है वहाँ से। तो ये क्या है, उद्दीपन के एग्जाम्पल हैं। कुछ पौधों के पुष्प भी रात्रि को तो खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प क्या सूर्यास्त के बाद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे ही छुई मुई की बात करें, गुल मेहंदी बोलते हैं इसको, कि पौधे की पत्तियां छूने पर क्या हो जाता है, अचानक क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं। जैसे पशुओं में है वैसे क्या है, पौधों में क्या हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये इसका आंसर था। आगे बात करते हैं कि सजीवों में उत्सर्जन होता है या सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। हम लेते बहुत हैं लेकिन आउटपुट बहुत कम होती है, ग्रहण बहुत कम, 10% पीछे याद हो तो। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन का संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते, मतलब अपशिष्टों का बाहर निकाल देते हैं। केवल कुछ, मतलब 10% जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग को अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसका नाम क्या होता है, उत्सर्जन। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न होते हैं। तो ये था उत्सर्जन। आगे है प्रजनन। सजीवों में प्रजनन होता है, यस। अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। भिन्न भिन्न जातियों की अगर बात करें, ढंग तरीकों की बात करें तो अलग अलग होता है। कुछ जंतु जैसे अंडे देते हैं और अंडों से क्या होता है, शिशु निकलता है। और कुछ जंतुओं से डायरेक्ट क्या होता है, शिशु निकलता है। ये प्रजनन का तरीका होता है अलग अलग। आगे बात करते हैं गति की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये और लास्ट वाली। अस्थि जो हड्डी है, उपास्थि जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, मानव हो चाहे पशु हो, का कंकाल बनाता है। कंकाल से क्या होती है, संरचना बनती है शरीर की। यह शरीर का पिंजर बनाता है, मतलब एक आकृति। कंकाल क्या करता है, आकृति। सबकी आकृति अलग अलग दिखती है हमें देखने में, तो ये आकृति काम आती है। आकृति किससे बनेगी, अस्थि व उपास्थि से बनेगी। कंकाल का और काम क्या है, चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा। तो कंकाल के 3 काम लिख दिए। कंकाल आकृति बनाता है, चलने में सहायता करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये कंकाल का काम था। मानव हो चाहे पशु हो, का कंकाल किस किस से मिलकर बना है, खोपड़ी से, रीढ़ की हड्डी से, पसलियों से मतलब रिब से, वक्ष की उपास्थि मतलब छाती वाला एरिया आ गया, यहाँ पे कंधे वाला एरिया आ गया है, श्रोणि मेखला कुल्ले वाली हड्डी आ गई है, हाथ और पैर की अस्थियाँ आ गई। इन सब को मिला देते हैं तो क्या बनता है, कंकाल बनता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। आपसे पूछे कि अस्थियां गति कैसे कर रही हैं, क्या हो रहा है, जो हमारी पेशियां हैं उनके जो जोड़ों के साथ मैचिंग होती है, क्रमाकुंचन गति चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, गति होती है। पक्षियों की अगर हम बात करें, दृढ़ पेशियां होती हैं और हल्की अस्थियां होती हैं। इनके कारण ये क्या होते हैं, उड़ते हैं। ऊपर जंतुओं की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे पशुओं की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, उड़ते नहीं हैं। लेकिन पक्षी जो होते हैं उनमें पेशियाँ तो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, और अस्थियाँ क्या होती हैं, हल्की होती हैं, उड़ने में सहायक हैं। मछलियों की बात करें तो दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। लास्ट अगर सर्प सांप की बात करें तो मछली की तरह वलयाकार गति करता है, आगे की ओर फिसलता है। कॉकरोच की बात करें तो शरीर व पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, बाह्य कंकाल बनता है उससे। वक्ष की जो पेशियां होती हैं 3 जोड़ी पैरों के साथ और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो चलने और दौड़ने में सहायक हैं। सब एनिमल का अलग अलग लिखा है, यहाँ पे कॉकरोच का, यहाँ पे सर्प का, आगे केंचुए का। केंचुए की गति की बात करें, शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और सिकुड़ने से ऐसे गति चलती है। शरीर के अधर मतलब नीचे वाले पार्ट पर शुक होते हैं कांटेदार, केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। कौन, शुक कांटेदार। कहाँ, उसके बॉडी के नीचे, शरीर के अधर वाले पार्ट में। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको पृष्ठभाग पार्ट बोलते हैं, नीचे वाले को अधर बोलते हैं। जो घोंघा है उसकी पेशियाँ पाद की सहायता से चलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे। लास्ट में एंड में क्या लिखा है, सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं।
समान रूप से दिखाई देते हैं। कुछ टिपिकल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, सबको आवश्यकता होती है अलग अलग तरीके से। उनमें श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, ये सारे टाइटल आ चुके हैं। उद्दीपन भी होता है, प्रति अनुक्रिया भी दर्शाता है, प्रजनन भी होता है, गति भी करता है, वृद्धि भी करता है, लास्ट में सब कुछ होने के बाद में क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पशुओं की विशेषताओं के बारे में आवास की चर्चा की थी। थैंक यू। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो।